मेरे 360 में से सिर्फ 48 नंबर आए। तो मुझे समझ में आ गया था कि इंजीनियरिंग अपने अपने बस की तो नहीं है। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हो पीछे से, तो आपको ये रहता है कि आप ही फर्स्ट कमर हो और आपको ही कुछ करना है। मैं जो मेरे दिमाग में सोच के आया था कि मैं एटीएम में काम कर लूँगा, तो रात को लाइट जलेगी तो रात को पढ़ लेंगे। यही रहता था कि जितनी मेहनत मुझसे रोज़ हो पाएगी, उतनी मैं करूँगा। क्योंकि जितनी जल्दी मैं मेहनत करूँगा, उतनी जल्दी मेरा सिलेक्शन होगा और इस दलदल से मैं बाहर आऊँगा। जो लोग पहले डाउट करते हैं, जो तैयारी में आपसे पूछते हैं कि कब होगा, वो बाद में ये आपसे पूछते हैं कि कैसे होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश आसवानी है। मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2020 और 2021 से हुआ है, सेंट्रल एक्साइज एंड सीजीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। बचपन से ही मैं पढ़ाई में तो एवरेज था, लेकिन 10th और 12th के प्रेशर ने मेरे को एवरेज से थोड़ा ऊपर बना दिया। और 11th-12th के साथ मैंने जेईई की भी प्रिपरेशन करी, लेकिन ये हुआ कि मेरे 360 में से सिर्फ 48 नंबर आए। तो मुझे समझ में आ गया था कि इंजीनियरिंग अपने अपने बस की तो नहीं है अच्छे कॉलेज से करना। और फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब अपन गवर्नमेंट जॉब की तरफ चलते हैं। तो 12th के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ करते हैं और फर्स्ट ईयर इसी में निकल गया। और 12th के साथ मुझे स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको कहते हैं इंस्पायर, जो भी साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनको मिलती है। तो अगर आपके 12th में आप 1% मेरिट में आते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आप एलिजिबल रहते हैं उसके लिए। तो वो मुझे मिली, स्कूल में लेटर आया और मुझे समझ में आ गया कि अभी अपना रास्ता मिल गया है, अपन अपने तैयारी करने के पैसे यहाँ से मिल जाएँगे। तो वो टेंशन खत्म हो गई थी, ठीक है? फिर वो स्कॉलरशिप ली, बीएससी करी और सेकंड ईयर में मैं इंदौर गया, कोचिंग करी। स्टार्टिंग में मैंने बैंकिंग के लिए गया मैं, लेकिन फिर एसएससी की कोचिंग ली और वो स्टार्ट कर दी तैयारी, क्योंकि वो सिलेबस भी देखना ज़रूरी होता है और वो मेरे हिसाब से था सिलेबस। मुझे लग गया वो सिलेबस में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ। सीजीएल 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट था, क्योंकि 2020 में मेरा ग्रेजुएशन होने वाला था। और स्ट्रगल की जहाँ तक बात करें तो एज़ सच ख़ास स्ट्रगल नहीं है, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण ऐसा रहता है, आप जाते हैं तो अपने खर्चे पानी का सोचना पड़ता है। तो जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो पीछे से, तो आपको ये रहता है कि आप ही फर्स्ट कमर हो और आपको ही कुछ करना है। तो ये चैलेंजेस सामने थे कि मतलब इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप के पैसे से मैं अपनी तैयारी कर लूँगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था। स्कॉलरशिप का पैसे सेकंड ईयर में जैसे ही आए, मैं भी चला गया और धीरे-धीरे मैं मेरी तैयारी करने लग गया। जैसे-जैसे स्कॉलरशिप के पैसे खत्म होने लग गए, मेरी तैयारी होने लगी अच्छे से। और ये हुआ कि सीजीएल 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसके पहले सीएचएसएल 2018 मैंने दिया और उसमें मेरे 117 कुछ नंबर आए 200 में से। और सीएचएसएल 2019 में मेरे 185 नंबर आए 200 में से और वो मेरा पहला सिलेक्शन था। फिर उसके बाद मैंने दिया सीजीएल 2020 और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था सीजीएल का, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका था। उस समय कोविड भी आया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, पिताजी को 85% कोविड हो चुका था। तो स्थिति बहुत गंभीर थी और फिर सीजीएल का पेपर भी आने वाला था। तो 10 दिन में पिताजी के साथ रहा। मेरे भैया घर में सब डॉक्टर्स हैं, उन भैया ने बहुत हेल्प करी, दोनों भैया ने। तो पापा को वहाँ से रिकवर करा के मैं फिर इंदौर गया 1-2 महीने में, उनको समझा के कि मैं पढ़ लूँगा वहाँ पे तो अच्छा रहेगा। फिर वो माने और फिर मैं वहाँ गया और तैयारी करने लगा और फिर जैसे ही सीजीएल 2020 के मेंस के नंबर आए, मुझे लग गया था कि इस बार मेरा सिलेक्शन डन है। तो बस फिर उसके बाद लेकिन मुझे पता था कि इससे मुझे होम स्टेट नहीं मिलेगा। कुछ डिस्क्रिप्टिव में ऊपर-नीचे हो गया, इसलिए मैं फिर 2021 के लिए लग गया। और सीजीएल 2021 की तैयारी मैंने सीजीएल 20 से भी बहुत जान लगा के करी। फिर हुआ यूँ कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। ऑल इंडिया जो रैंक बन रही थी, मेंस के अकॉर्डिंग 200-300 रैंक बन रही थी। बट डिस्क्रिप्टिव के कारण 33 नंबर आए और 1 नंबर से होम स्टेट मिस हुआ। चैलेंज तो एक ही चीज़ लगी थी कि जैसा एसएससी का उस समय पैटर्न चल रहा था, 2019 का पेपर भी डिले हो रहा था। ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अटेम्प्ट इतना लेट हो जाए, फिर फाइनेंशियल दिक्कत हो जाए, फिर मेरे को वो काम करना ही पड़े। क्योंकि मैं जो सोच के आया था कि मैं इंदौर आऊँगा और कुछ काम करूँगा, वो काम ये था, मैं जो मेरे दिमाग में सोच के आया था कि मैं एटीएम में काम कर लूँगा, तो रात को लाइट जलेगी तो रात को पढ़ लेंगे और दिन में थोड़ा बहुत आराम कर लेंगे, 6 महीने काम करके पैसे इकट्ठे हो जाएँगे, फिर अगले 6 महीने पढ़ लेंगे, अगर कभी ऐसा हुआ अटेम्प्ट नहीं निकला तो। तो ये डर तो रहता ही था कि अटेम्प्ट नहीं निकला तो क्या होगा? पर विश्वास था, मेहनत करते थे रोज़, तो और सिलेबस देख के कॉन्फिडेंस आ गया था और मॉक्स में जो मार्क्स आ रहे थे, परसेंटाइल आ रहा था, तो मुझे लग गया था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा इस साल। तो बड़े चैलेंजेस जैसा कहा जाए तो मन मारने वाला रहा। शुरू से ही जैसे मैं इंदौर गया तो मुझे था कि अपन को इतनी मेहनत रोज़ करनी है कि नींद अच्छे से आ जाए। ऐसा नहीं लगे कि मक्कारी कर रहे हैं या जो पैसे घर से आ रहे हैं अपन उसका उस पे जस्टिस नहीं दे रहे हैं उस पैसे को। तो यही रहता था कि जितनी मेहनत मुझसे रोज़ हो पाएगी, उतनी मैं करूँगा। क्योंकि जितनी जल्दी मैं मेहनत करूँगा, उतनी जल्दी मेरा सिलेक्शन होगा और इस दलदल से मैं बाहर आऊँगा बार-बार तैयारी करने के। और ये सोशल प्रेशर, क्योंकि जहाँ भी जाते हो आप
अगर आप फर्स्ट कमर हो आपके घर से गवर्नमेंट जॉब में मेल में, तो आपसे बार-बार क्वेश्चन्स होते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? और यही मेरे साथ भी हुआ 2020 का पेपर मैंने दिया पर मेरे को पता था मेरे को 21 भी देना पड़ रहा है, मेरे को पता था 20 में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं घर आया तो मुझे सब बोलने लगे कि मतलब सब तो नहीं, किसी ने कहा कि आवारागर्दी करता है इंदौर में, पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करता है। तो मैंने उनसे धीरे से बोला भी सही कि आप भी चलिए मेरे साथ 12-14 घंटे सीट पे आवारागर्दी साथ में करेंगे, देखता है आप भी कितनी देर बैठ सकते हैं। वो सीनियर थे तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें होती है, लोग आप पे डाउट करते हैं कि नौकरी तो सरकारी नौकरी तो पैसों से लगती है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। पर सब मिथ आपको तोड़ने पड़ेंगे अगर आपको कुछ करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है तो। तो ये सब चीज़ें रिश्तेदार बोलते हैं, सब चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वही रिश्तेदार फिर बाद में बोलते हैं हमारे बच्चों को गाइड कर दो और ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो जो लोग पहले डाउट करते हैं बाद में वो मतलब जो तैयारी में आपसे पूछते हैं कि कब होगा, वो बाद में ये आपसे पूछते हैं कि कैसे हो। तो जो भी सीजीएल या सीएचएसएल या कोई भी वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, मेरा उससे यही कहना है कि आप पहले सबसे पहले सिलेबस देखिए। आप देखिए कि आप वो कर सकते हैं। अपने लिए एक टाइम सेट करिए कि 2 साल, 3 साल में ग्रोथ देखूँगा अपनी। और आप वो टाइम सेट करके पूरे डेडिकेशन से उस पे लगिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल सेट कर दिया और आप मज़े कर रहे हैं। आधे टाइम पढ़ रहे हैं, आधा टाइम नहीं पढ़ रहे हैं। पूरे डेडिकेशन से आप पढ़ाई करिए 2 साल और आप ये देखिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। अगर आपको 4 साल, 5 साल हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है और चीज़ें चलती जा रही हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों पे कि आपका डिसिप्लिन सही नहीं है और आपको उन चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप टालते जाएँगे तो सिलेक्शन भी टलता जाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे वही खाली हाथ घर जाना पड़ेगा आपको और अपने घरवालों को जो 5-7 साल में पैसा खत्म करोगे वो भी अलग है। तो आपको बार बना के टाइम बार बना के लग जाना है तैयारी में और आपको लग के करना है ये टाइम कि मेरे को इतना समय ईमानदारी से करना है, ग्रोथ हो गई तो ठीक है, वरना फिर आप देखिए कि प्लान बी भी रेडी रखिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो जाए। जैसे मेरा जेईई में नहीं हुआ क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बना था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप उसके लिए बने हो या नहीं। जैसे ही मैंने कोचिंग पे पहला मॉक लगाया तो मेरे 48 नंबर आए थे सिर्फ। देख रहे हैं आप, जेईई में 48 नंबर और इस मॉक में भी 48 नंबर, तो कनेक्शन तो था ही सही कम नंबर का। और यहाँ 200 में से आए थे, वहाँ 360 में से आए थे। तो यहाँ स्कोप ज़्यादा था कि 48 से चलो आ जाएँगे। तो फिर धीरे-धीरे जब मेरे को समझ में आने लगा चीज़ें कि क्या करना है, तो मैंने सबसे पहले आपको ये काम करना है, हर चीज़ का सिलेबस खत्म करना है। साथ में बुक से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार, 3 बार बुक से प्रैक्टिस करते-करते सेक्शनल मॉक्स पे आना है। चैप्टर वाइज़ मॉक्स लगाने हैं, कैलकुलेशन की रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करनी है, वोकैब्युलरी पढ़नी है। तो आपको हर चीज़ एक साथ रोज़ करनी पड़ेगी, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं मेरे शेड्यूल की बात करूँ तो मैं सुबह 6-7 बजे से लाइब्रेरी चला जाता था। फिर सुबह मेरे को लगता था कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, तो सुबह 7 से मैं 10 तक इंग्लिश खत्म कर देता था। 3 घंटे में इंग्लिश के बाद जैसे ही ब्रेक होता था 10:30 से डेढ़ बजे तक का टाइम, 1 बजे तक का, तो मैं मैथ्स करता था। फिर खाना खा के आने के बाद फिर से 45 मिनट के बाद फिर से मैथ्स पे लग जाता था क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बड़ा है, आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा माँगती है मैथ्स। तो ये कर लेता था मैं, लंच से लंच के बाद 2-3 घंटे और, तो 3-4 बजे तक मेरा मैथ्स हो जाता था। उसके बाद मैं उठाता था रीज़निंग, 2-3 घंटे रीज़निंग करने के बाद रात में मैं जीके पढ़ता था 7 बजे बाद। तो जब तक भी शरीर में जान है या फिर ऐसा लगता है कि अभी और आज कर सकते हैं, अपने आप को खींच सकते हैं, वो करके फिर एक फुल मॉक रोज़ लगाना है आपको। अगर आपका सिलेबस 30-40% हो चुका है तो आप फुल मॉक डेली लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीक में 2-3 बार लगाएँ अगर आप बिगिनर हैं तो। और फिर एक टाइम के बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिन में 2 मॉक भी करने पड़ेंगे जब आप लास्ट के 1-2 महीने पे रहेंगे एग्ज़ाम के। एसएससी सीजीएल के मैंने अभी तक तो अटेम्प्ट 3-4 दिए हैं, लेकिन सबसे पहला अटेम्प्ट मैंने सीजीएल 2020 दिया था जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और मेरा उसमें इसी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, और मैं बैंगलोर पोस्टेड था। सीजीएल 2021 भी मैंने दिया और उसमें मुझे नासिक मिला है। उसके बाद से मैंने सीजीएल के पेपर दिए, लेकिन नंबर के हिसाब से अंदाज़ा लग गया था मुझे कि मुझे एमपी ज़ोन नहीं मिलेगा, मुंबई ही मिलेगा इसी पोस्ट पे भी, तो फिर मैंने प्रेफ़रेंस फ़िल नहीं करी क्योंकि फिर एसएससी में होता ये है कि अगर आप प्रेफ़रेंस फ़िल कर दें, आपको मिल गई तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो कोई भी रिज़र्व लिस्ट नहीं आती एसएससी में। इस साल आया है नया नियम रिज़र्व का, पहले नहीं था। तो एक किसी भी कैंडिडेट की सीट खराब करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आपको ऐसे लगाने हैं, आपको 2-4 प्लेटफ़ॉर्म पकड़ने पड़ेंगे, अलग-अलग लेने पड़ेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हो गया टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया और आरबी हो गया। ये 3-4 चैनल यहाँ ऐसे हैं जहाँ मतलब प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ के मॉक आप प्रेफ़र करिए क्योंकि सारी आपको बेनिफिट सारे मिलेंगे, आपको सेक्शनल मॉक मिलेंगे, टाइमर के साथ मिलेंगे, नए पैटर्न है तो नए पैटर्न के टाइमर के साथ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर मॉक भी मिलेंगे, सेक्शनल मिलेंगे। तो इससे आपको हर चीज़ आपकी बूस्ट होगी। आपको एक-एक चैप्टर पे, एक-एक क्वेश्चन पे, एक-एक टाइप पे काम करना पड़ेगा और वो
टाइप को पहचानने में आपकी मदद मॉक टेस्ट करेंगे कि आपका टाइप वीक है। जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। वरना मैंने बहुत देखा है कि बच्चे 110, 120 पे ही रहते हैं और वो 2-2 साल उस पे ही निकाल देते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही से करते नहीं है। एक पेज पे आपको पूरे मॉक टेस्ट का लिखना है कि क्या चैप्टर मेरा क्या चीज़ वीक है, मैथ्स में, हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में। अगर आप वो पकड़ लेंगे कि ये मेरा चैप्टर में ये टाइप इस टाइप के क्वेश्चन वीक हैं, आप उस पे काम करते जाएँगे तो आपकी वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी और आपके नंबर फिर अच्छे से बढ़ेंगे। तो सीजीएल 2020 के दौरान जब मेरी तैयारी हो गई थी और 21 की भी हो गई थी तैयारी, जॉइनिंग आने के और तैयारी खत्म होने के पीरियड के बीच का टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो उस समय मैं कोचिंग में पढ़ाने लग गया रीज़निंग और साथ ही साथ मैं गाइड भी करने लग गया अपने साथ वालों को। आज हम मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 150 बच्चे हैं, 150-60 एस्पिरेंट्स हैं और प्राउडली हम कह सकते हैं कि 30 प्लस सिलेक्शन हमारे ग्रुप से हुए हैं। सारे एग्ज़ाम्स में आप देख लीजिए आईबी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी एसआई हो गया या यूपी एसआई, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली एसआई, सीआरपीएफ कहीं भी आप देख लीजिए। तो जब आप एक कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं, मोटिवेटेड लोग आपके साथ रहते हैं, पॉजिटिव लोग आपके साथ रहते हैं, तब एक आपका वो कारवां बन जाता है और वो सब लोगों की ग्रोथ होती है फिर। तो अगर आप अकेले साथ जा रहे हैं तो उससे आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो आप अपने साथ वालों को भी साथ लेके चलिए, ताकि अगर आपकी वजह से किसी एक का भी सिलेक्शन हो रहा है, आपकी थोड़ी भी सही गाइडेंस है, तो आप वो करिए और बिल्कुल भी किसी को झूठ नहीं बोलना है कि आप कम पढ़ के आपका हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता है। थैंक यू जॉश स्टोक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म और जहाँ पे मैं आके अपनी जर्नी के बारे में आपसे बता पाया और सारी चीज़ें शेयर कर पाया। आई होप आपको मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लगी होगी और आपको मोटिवेट करेगी मेरी जर्नी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं मंदसौर से पहला इंसान हूँ जो स्टोक्स पे आया और ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने सिटी के लिए भी कुछ कर पाया।